हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। तो ये एक वन शॉट क्विक रिवीजन होगी। इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये लेक्चर देखना है और सारी पढ़ी हुई बातों को रिकैप करना है, रिकॉल करना है। चलो शुरू करते हैं फटाफट से बच्चों। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, वैसे अगर मैं बोलूँ, बहुत ही सिंपल इजी चैप्टर है। ये रिटायरमेंट से ही मिलता जुलता चलता है, क्योंकि रिटायरमेंट में भी अल्टीमेटली पार्टनर छोड़ के चला जाता है, डेथ में भी पार्टनर छोड़ के चला जाता है। लेकिन दोनों की अकाउंटिंग प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क एक रीजन से आता है, एक दो रीजन से आता है। अकाउंटिंग मोर और लेस सेम चलती है, लेकिन एक दो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे अलग हो जाती है। वो क्या क्या चलती है? पहली, रिटायरमेंट देखो भाई प्लान किया जा सकता है ना, पार्टनर रिटायरमेंट प्लान कर सकता है कि भाई देखो मैं 31 मार्च से रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैं फर्म में नहीं रहूंगा। परंतु डेथ प्लान नहीं किया जा सकता। तो रिटायरमेंट बाय नेचर वॉलेंट्री होता है, लेकिन डेथ एक इनवॉलेंट्री आप कह सकते हो इवेंट होता है जो प्लान नहीं किया जा सकता। अब इधर उधर की हम नेगेटिव बातें नहीं करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सुसाइड प्लान किया जा सकता है, यह है वो है, तो इस तरह की नेगेटिव बातें मैंने बहुत सुनी है, बट आपको ऐसी नेगेटिव बातें नहीं सोचनी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि डेथ इज इनवॉलेंट्री जबकि रिटायरमेंट इज वॉलेंट्री। दूसरा, अमाउंट ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद पार्टनर जिंदा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जिंदा है, तो जो भी उसका ड्यू अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर को ही मिलता है। जबकि डेथ के केस में जो पार्टनर मर गया वो तो अब जिंदा नहीं है, तो अब डिसीज्ड पार्टनर यानी जो पार्टनर मर गया उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो किसको दिया जाएगा, है ना। तो उस केस में हम लोग या जो भी फर्म है, जो डिसीज पार्टनर का जो भी ड्यू अमाउंट होता है वो उसके लीगल एयर को देती है, मतलब उसके वारिस को देती है। यहां पे हम उसको डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से उसको बोल देते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं, पहला कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं, इसमें जो चलता है वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो है, विच इज सेम एज रिटायरमेंट, कुछ नया नहीं है। सिमिलरली ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सेम एज रिटायरमेंट, कुछ नया नहीं है। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वगैरह सेम एज रिटायरमेंट, कुछ नया नहीं है। रीवैल्यूएशन सेम एज रिटायरमेंट, कुछ नया नहीं है। अब इसमें जो सबसे मेन नया कॉन्सेप्ट आता है, बेसिकली दो चीजें इसमें नहीं आती है। पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट या लॉस। मतलब क्योंकि अब देखो होगा क्या, अक्सर हमारे सवालों में जो डेथ होगी वो साल के मिडल में या साल के बीच में कहीं पे हो जाएगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि 31 मार्च को किताबें बंद हो रही है तो 31 मार्च को डेथ हो रही है। डेथ प्रैक्टिकली कुछ और डेट पे होगी, साल के मिडल में, बीच में, कहीं पे इंटरमीनिंग पीरियड में कहीं पे हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई जो पार्टनर मर गया उसका प्रॉफिट या लॉस का शेयर जो भी बना वो कितना बना, ठीक है। तो अब यहां पे दो केसेस में हमने डिस्कशन को तोड़ दिया। पहला केस है व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ डेथ। ये कब होगा? जब 31 मार्च जैसी डेट को डेथ होगी, है ना। मानो 31 मार्च को मेरे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, मेरे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो अगर 31 मार्च को मानो डेथ हो जाती है तो 31 मार्च को तो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, मेरा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनेगा, मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो उस केस में कुछ नया काम नहीं होता बच्चों। उस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन होता है, जो कैलकुलेशन होता है, इट इज डन यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, सब कुछ नॉर्मल होता है जो आपने फंडामेंटल्स चैप्टर में सीखा है। तो इसलिए यहाँ की जो अकाउंटिंग होती है वो कुछ नई नहीं चलती। तो प्रॉफिट के केस में हमें क्या एंट्री करनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में क्या एंट्री करनी होती है? डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ कैपिटल अकाउंट यूज्ड है, करेंट अकाउंट नहीं यूज करना। हमें क्या यूज करना है? कैपिटल अकाउंट। इवन अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो भी यहां कैपिटल अकाउंट ही यूज होगा, ठीक है। लेकिन मैं बच्चों बोल दूं कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं, इसका क्वेश्चन केस 2 में से ज्यादा आता है, तो संभावना केस 2 में से क्वेश्चन आने की ज्यादा रहती है। केस 2 है व्हेन प्रॉफिट या लॉस इज टू बी एस्टिमेटेड। तो यहां पे वो होगा जो मैं आपको कह रहा था कि साल मेरा ये चल रहा है, लेकिन डेथ मानो ऐसे कहीं पे भी रैंडम किसी डेट पे हो गई,
30 सितंबर को हो गई मानो, या 31 दिसंबर को हो गई। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अभी साल तो चल रहा है, साल इतना ही पूरा हुआ, रिमेनिंग साल तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। तो अप टू द डेट ऑफ डेथ हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एस्टिमेट करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पे 30 सितंबर को ऐसे बीचों बीच कभी भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में यहां पे हमें प्रॉफिट्स का एस्टिमेशन करना पड़ता है कि भाई ठीक है 30 सितंबर को डेथ होगी किसी पार्टनर की, तो 30 सितंबर तक का उसका कितना प्रॉफिट बनता है या कितना लॉस बनता है, ये कैसे निकलेगा, ये एस्टिमेशन करके निकलेगा। और ये एस्टिमेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है एस्टिमेशन ऑन टाइम बेसिस, दूसरा होता है एस्टिमेशन ऑन टर्नओवर बेसिस। तो टाइम बेसिस में हमको क्या करना पड़ता है, सीधा एक एग्जांपल देखो, एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स with profit sharing ratio 3:2:1, Z died on 30th June 2023। तो देखो भाई 2021 सॉरी, जब भी डेथ का क्वेश्चन आएगा बच्चों, डेथ में डेट ऑफ डेथ जरूर से नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना कि कौन सा पार्टनर, मतलब जो भी पार्टनर मर रहा है वो कौन सी तारीख को मर रहा है, राइट। तो यहां पे मैंने एग्जांपल में बोला कि Z मर रहा है 30 जून 2021 को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 6 लाख रुपीस। तो ये क्या है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है कि 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ था, यानी जो पिछला साल था, उस साल 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो अब हमें क्या करना होता है बच्चों, यहां पे हमें 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक के प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। और टाइम बेसिस में हम देखो कैसे एस्टिमेट करते हैं, हम बोलते देखो भाई पिछले साल का प्रॉफिट 6 लाख था, लेकिन ये तो 12 महीने का था, तो प्रोपोर्शनेटली 1 अप्रैल से 30 जून यानी 3 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट कितना होगा। तो पूरे 12 महीने का अगर प्रॉफिट 6 लाख है, तो 3 महीने के प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, 3/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसमें हम देखेंगे कि भाई Z का शेयर 1/6 है, तो इस प्रॉफिट में Z का शेयर 1/6 निकलेगा। अकॉर्डिंगली इतने अमाउंट का उसका प्रॉफिट शेयर निकलेगा। ये एक्यूरेट नहीं है, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है। तो यहां टाइम बेसिस में हमको एस्टिमेट करना होता है प्रॉफिट्स, मतलब हमने मंथ्स को बेस लेके क्या किया, प्रॉफिट को एस्टिमेट कर दिया। वहीं बच्चों जो अगला बेसिस होता है वो होता है टर्नओवर बेसिस। तो यहां पे हम लोग बस टाइम को बेस बनाने की जगह टर्नओवर बोले तो सेल्स। टर्नओवर का मतलब ध्यान रखना, जब भी किसी भी चैप्टर में, अकाउंट्स चैप्टर में या अकाउंट सब्जेक्ट में आपको टर्नओवर वर्ड दिखता है तो इट मींस सेल्स। तो यहां पे हम सेल्स को बेस लेके प्रॉफिट से एस्टिमेट करते हैं। तो यहां पे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में कैसे निकलता है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल का सेल इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। तो मैंने बोला कि भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट देख लो, लास्ट ईयर का सेल देख लो, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे एक रेशियो बन गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो डेट ऑफ डेथ तक की कितनी सेल हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे मेरे को अंदाजा लग जाएगा कि डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट कितना हुआ, और इस प्रॉफिट में फिर हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, तो इनटू डिसीज्ड पार्टनर शेयर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी केस में बच्चों एक तरीका और होता है जो थोड़ा लंबा तरीका, मतलब कह सकते हो जिन बच्चों को ये डायरेक्ट तरीके में दिक्कत आती है उनको हम ये बोल देते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप एक प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। जैसा आप रेशियो चैप्टर में रेशियो निकालते हो, आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो कि सेल्स का कितना है, ठीक है। ये निकाल लो लास्ट ईयर की फिगर को एस्टिमेट करके, लास्ट ईयर की फिगर से यूज करके आप पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो कि सेल्स पे कितना है। इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो करंट, मतलब डेट ऑफ डेथ तक की सेल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे भी आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, दोनों भी तरीकों से कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब वंस आपने प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लिया, वंस आपने प्रॉफिट शेयर एस्टिमेट कर दिया, जो भी कर दिया, अब सवाल उठा इसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। अभी भी हमारा केस देख लेना कौन सा चल रहा है, ये केस 2 चल रहा है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस इज एस्टिमेटेड। जहां पे तो फाइनल अकाउंट्स बन गए, वहां का तो काम हो गया। अब हम सिर्फ एस्टिमेटेड वाले केस में समझ रहे हैं कि भाई पहले हमने प्रॉफिट एस्टिमेट कर दी, या तो टाइम बेसिस में या टर्नओवर बेसिस पे। अब ये एस्टिमेट करने के बाद कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, तो अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग अगेन इसको 2 केसेस में तोड़ देते हैं। पहला केस क्या है,
इफ PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका आपसी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्या करना है। और दूसरा केस है उल्टा केस, इफ PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंजेस, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है आफ्टर डेथ तो क्या करना है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से। प्रॉफिट के केस में हमें एंट्री करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से पढ़ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में हमें एंट्री करनी होती है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फिर से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो एस्टिमेटेड के केस में हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज नहीं कर रहे, हम एक और नया अकाउंट खोल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अब इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का क्या होता है, अगर खुदा ना खास्ता आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो क्या करना है आपको, इसका डेबिट बैलेंस जो होगा वो एसेट साइड पे दिखेगा और इसका क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो लायबिलिटी साइड पे दिखेगा। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट साइड पे दिखता है और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड पे दिखता है। तो एक जनरल फंड आपको याद रखना है। अकॉर्डिंगली सस्पेंस अकाउंट भी सेम वे में डिस्क्लोज होगा बैलेंस शीट में। अब केस 2, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो सॉरी चेंज हो रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में, तो क्या एंट्री करनी होती है बच्चों। तो मैं आपको सीधा मुद्दे की एंट्री दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। उस केस में प्रॉफिट के केस में ध्यान रखना, प्रॉफिट के केस में आपको क्या एंट्री करनी होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज डिसीज्ड पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस ही कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री बनेगी जस्ट लाइक गुडविल, जस्ट लाइक गुडविल, गुडविल की जैसे एंट्री करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से प्रॉफिट के केस में आपको एंट्री करनी होती है। वहीं अगर लॉस का केस है तो मैं फिर से सीधा डायरेक्ट एंट्री, मुद्दे की एंट्री दिखा रहा हूं। उस केस में आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना यहां पे अमाउंट जो आएंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स में आएंगे वो गेनिंग रेशियो में आएंगे। मैंने बोला जस्ट लाइक गुडविल, ठीक है। तो प्रॉफिट के केस में बिल्कुल गुडविल वाली एंट्री करनी है, लॉस के केस में गुडविल की उल्टी एंट्री करनी है, यानी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है जी। तो ये एंट्रीज आपकी होती है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आते हैं, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स। मतलब एग्जीक्यूटर का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था ये आपको, ये डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो जाते हैं या फिर लीगल एयर्स होते हैं, वारिस आप समझ लो, ठीक है। तो कितना अमाउंट ड्यू है डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, यह आपको निकालना आना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ये कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है, चाहे आपको यहां दिखेगा चाहे आपकी किताब में दिखेगा, वो दिखता डरावना है लेकिन बहुत ही सिंपल फंडा है बच्चों, बहुत सिंपल फंडा है इस अकाउंट का। इसके क्रेडिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें डाल दो जो आपको पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर को देना है। जो भी चीजें देनी है हमें डिसीज्ड पार्टनर को वो क्रेडिट साइड में डाल दो, और जो भी चीजें हमें डिसीज्ड पार्टनर से वापस लेनी है, रिकवर करनी है, वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये डेबिट साइड हो गया, तो यहां मैं लिख देता हूं लेना है। तो जब जो भी डिसीज्ड पार्टनर को देना है वो क्रेडिट साइड पे, जो भी डिसीज्ड पार्टनर से लेना है वो डेबिट साइड पे, सिंपल। तो जैसे कि क्रेडिट साइड देखना शुरू करो, हमें क्या क्या देना होता है डिसीज्ड पार्टनर को, उसके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो वो देना होता है, उसके करंट अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो वो देना होता है, कोई लोन बाय पार्टनर से अगर हमने लोन लिया हुआ है तो वो वापस देना होता है, प्रॉफिट का शेयर जो ऊपर हमने पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डाला था वो भी देना होता है, वो भी क्रेडिट साइड पे आ गया, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट का शेयर देना है, इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का शेयर देना है, रिजर्व्स में डिसीज्ड पार्टनर का शेयर देना है, इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, भाई क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है कि भाई डेट ऑफ डेथ तक का जो भी प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी तो देना पड़ेगा। भाई अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आपको 3 महीने 6 महीने जितने भी महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो भी देना पड़ेगा, तो वो भी यहां पे आ जाता है। इसके अलावा सिमिलरली अगर डेट ऑफ डेथ तक एज पर पार्टनरशिप डीड अगर कोई सैलरी कमीशन देनी है तो वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाती है।
सिमिलरली बच्चों डेबिट साइड पे देखो सारी चीजें लेनी है, जैसे अगर करेंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनर से लेना है, अगर लोन टू पार्टनर है, हम डिसीज पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ था तो वो वापस उससे लेना है, रीवैल्यूएशन का कोई लॉस हो गया उसका शेयर लेना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का शेयर लेना है, या इसके अलावा अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई फिक्टिशियस एसेट है उसका शेयर भी लेना है। इसके अलावा ड्रॉइंग्स अगर डेट ऑफ डेथ तक करी पार्टनर ने तो वो भी वापस लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करी वो भी लेनी है, लॉस का शेयर, प्रॉफिट शेयर होता है तो देना होता है, लेकिन लॉस का शेयर है तो वो लेना है, राइट। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करी तो उसका बेसिकली जो भी नुकसान है वो वापस लेना है, राइट। तो ये सब कराने के बाद जो आपका फाइनल बैलेंस बचता है, जो बैलेंसिंग फिगर बचती है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ठीक है जी। तो आपका नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनेगा, सिंपल फंडा है भाई, कैपिटल बढ़ा रहे हो मतलब आप अपना फंडामेंटल्स का फंडा लगाओगे, कैपिटल जहां पे भी बढ़ रही है क्रेडिट साइड पर डाल दो, कैपिटल जहां से भी कम हो रही है उसको डेबिट साइड पर डाल दो, और बैलेंसिंग फिगर में लिख दोगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है जी। तो देखो भाई जो मैं आपको हिंदी में बोल रहा था वो चीज मैंने नोट पे भी लिख रखी है, ऑल आइटम्स डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स, ये डिडक्शंस है जिसको मैं हिंदी में क्या कह रहा हूं, लेना है, और ऑल आइटम्स क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स ये एडिशंस या इंक्लूजन है जो मैं हिंदी में कह रहा हूं देना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब वही है अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर, जो ये आपने एग्जीक्यूटर को जो भी अमाउंट ड्यू है इसका अब होगा क्या, अब ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे रिटायरमेंट में पढ़ा था, या तो ये इमीडिएटली पे हो जाएगा लमसम में डेथ में, या फिर ये टुकड़ों टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट्स में किस्तों में पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर जो इमीडिएटली पे हो रहा है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अ बैंक, अगर आप इमीडिएटली पे कर रहे हो एग्जीक्यूटर को। और अगर ये किस्तों में पे करने वाले हो, अगर ये किस्तों में पे करने वाले हो तो जो अमाउंट किस्तों में पे होगा वो अलग एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमें सवाल में एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी कभी कभी बनाना पड़ता है, तो उसके भी आपकी किताब में क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, वो भी आप अलग से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा एक अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वैसे हमने रिटायरमेंट के रिवीजन में भी डिस्कस किया था। ये बेसिकली सेक्शन 37 है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये आउटगोइंग पार्टनर के कुछ राइट्स बताता है कि जब भी आप आउटगोइंग पार्टनर को, चाहे वो मर रहा हो पार्टनर, चाहे वो रिटायर हो रहा है, तो वो पार्टनर आउटगोइंग है। तो जो पार्टनर चला गया, अगर उसको आप इमीडिएटली पे नहीं कर रहे, आप उसको लोन में डाल के फिर लोन के फॉर्म में बाद में पे करोगे, तो उस केस में आउटगोइंग पार्टनर को कुछ राइट मिलता है। उनको क्या राइट मिलता है? या तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा लोन पे उनके 6% पर एनम के हिसाब से टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक पेमेंट नहीं हो जाती तब तक 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट्स अर्न यूजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इसको यूज करके आपने उसको बिजनेस में रिटेन करा, तो उसको यूज करके जो भी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कमाया, या तो आपको उस प्रॉफिट को देना पड़ेगा। दोनों में से क्या दिया जाता है? सेक्शन 37 में बोला हुआ है कि आउटगोइंग पार्टनर के चॉइस है भाई, उसकी मर्जी है कि उसको दोनों में से क्या चाहिए। अब कॉमन सेंस हमारा बोलता है कि भाई कोई भी कॉमन सेंस वाला इंसान दोनों में से वो ऑप्शन चूज करेगा जहां उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, जहां उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा वो ऑप्शन चूज करेगा। तो कॉमन सेंस तो बोलता है कि ये हायर इन दोनों में से जो भी होगा वो मिलेगा भाई आउटगोइंग पार्टनर को, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है एट द चॉइस, मर्जी से। ठीक है जी। बाकी जो सेकंड वाला पार्ट है, जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेट करने का यहां पे एक फॉर्मूला लिख रखा हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर प्लस अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनटू प्रॉफिट्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ टू द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो बस ये फॉर्मूला लगा के आपका ये सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। तो एक ये सेकंड वाला अमाउंट निकाल लो, फर्स्ट वाला अमाउंट में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो, दोनों में से जो हायर आएगा, ऑफ कोर्स आउटगोइंग पार्टनर या उसका जो भी एग्जीक्यूटर है वो हायर ही ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है। तो वैसे एक्सपेक्टेड तो नहीं है एग्जाम में इससे सवाल, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए।
ठीक है। तो मोटा मोटा भाई देखो डेथ चैप्टर में आपकी यही बातें चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट याद आ गए होंगे। वापस से अगर मैं बोलूं, अगर मैं बिल्कुल क्रक्स वे में बोलूं, इस चैप्टर में सबसे मेन चीज दो ही है। पहला कि प्रॉफिट एस्टिमेट कैसे किए जाते हैं, डिसीज पार्टनर का शेयर का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट शेयर होता है, वो कैसे एस्टिमेट किया जाता है टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पे, और उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर का ड्यू अमाउंट कैसे निकलता है बाय प्रिपेयरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो मेनली अगर आपको किताब में क्वेश्चंस आप देखोगे तो इन दोनों चीज के ऊपर ही इर्द गिर्द जो होंगे आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी आपको बनाने आना चाहिए, उसके भी सवाल आपको किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये रिवीजन वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लेना, अपने कमेंट्स डालना, इसको शेयर कर लेना, और बाकी मेरे से आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।